नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के ये 25 सवाल तुम्हारे पेपर में सीधा 25 नंबर तक दिला सकते हैं। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं रिवीजन जो सिलेक्शन तक ले जाएगा। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, मैं हूं विजय और आज हम समझेंगे पब्लिक हेल्थ और इम्यूनाइजेशन से जुड़े वो सवाल जो हर बार एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर सवाल के साथ मिलेगा कॉन्सेप्ट प्लस मेमोरी ट्रिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 1, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रभावी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूआईपी 1985 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को घातक बीमारियों जैसे पोलियो, डीपीटी, मेजल्स, हेपेटाइटिस बी आदि से सुरक्षा देना है। इससे शिशु मृत्यु दर आईएमआर में उल्लेखनीय कमी आई। क्वेश्चन नंबर 2, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एट बर्थ। बीसीजी बैसिलस कैलमेटा-गरिन टीका जन्म के समय दिया जाता है। यह बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में इंट्राडर्मल रूप से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी की पहली डोज कब दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एट बर्थ। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है। इसका उद्देश्य शुरुआती उम्र में प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना है ताकि पोलियो और हेपेटाइटिस संक्रमण से बचाव हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, डीपीटी वैक्सीन कितनी बार दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्राइमरी डोज प्लस बूस्टर्स। डीपीटी वैक्सीन बच्चों को 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में दी जाती है, फिर 16 से 24 महीने और फिर 5 वर्ष पर बूस्टर दिया जाता है। यह डिप्थीरिया, पैराटाइसिस, वूपिंग कफ और टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5, मेजल्स वैक्सीन पहली बार कब दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 मंथ। मेजल्स वैक्सीन 9 महीने की उम्र में दी जाती है। यह बच्चों को खसरा से सुरक्षा देता है जो श्वसन संक्रमण, बुखार और दाने से संबंधित रोग है। क्वेश्चन नंबर 6, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन। मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू हुआ ताकि देश के प्रत्येक बच्चों को सभी आवश्यक टीके मिले। इसका लक्ष्य है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को 90% तक बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 7, मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह टीकाकरण कार्यक्रम उन बच्चों तक पहुंचने के लिए बनाया गया जो नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 किस वर्ष शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
2023 में। IMI 5.0 वर्ष 2023 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य था 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना और मिशन इंद्रधनुष की शेष खामियों को दूर करना। बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप। अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन से एलिमेंट शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग। सामाजिक आर्थिक तत्वों में आय, शिक्षा, व्यवसाय और आवासीय स्थिति शामिल है। ये किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, पोषण और रोगों के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पॉवर्टी हेल्थ को कैसे प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुअर न्यूट्रिशन, अनहाइजेनिक लिविंग, लैक ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस। गरीबी स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गरीब वर्ग को पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, जिससे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, एजुकेशन हेल्थ के किस पहलू को सुधारता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवेयरनेस एंड हेल्थी बिहेवियर। शिक्षा व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षित व्यक्ति स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और रोगों की रोकथाम के बारे में अधिक सतर्क रखता है। क्वेश्चन नंबर 12, ओवर क्राउडिंग से कौन सी बीमारी फैलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरक्लोसिस इन्फ्लुएंजा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हवा से फैलने वाली बीमारियां जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा तेजी से फैलती है। वेंटिलेशन की कमी संक्रमण को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 13, अनएम्प्लॉयमेंट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन। बेरोजगारी से व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और कुपोषण का शिकार हो सकता है। आय के अभाव में व्यक्ति संतुलित भोजन और चिकित्सा सेवाओं से वंचित रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। प्रदूषण से बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। वायु प्रदूषण से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एयर पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर। वायु प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर जैसी बीमारियां होती है। धूल, धुआं और औद्योगिक गैसें फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर पॉल्यूशन का बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा बैक्टीरिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई कोलाई। ई कोलाई पानी में जैविक प्रदूषण का सूचक है। यदि पानी में इसकी उपस्थिति है तो इसका मतलब है कि पानी मानव या पशु मल से दूषित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉइल पॉल्यूशन का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स। मिट्टी का प्रदूषण उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक कचरे और कृषि में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से होता है। यह मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 18, नॉइज पॉल्यूशन का सेफ लिमिट कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 डेसिबल्स।
सामान्य परिस्थितियों में 60 डेसिबल्स ध्वनि की सुरक्षित सीमा मानी जाती है। इससे अधिक शोर से सुनने की क्षमता कम होना, नींद न आना और तनाव बढ़ना जैसी समस्याएं होती है। अब जो सवाल आने वाले हैं वही टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का फर्क तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेन स्टेप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेग्रीगेशन एट सोर्स। ठोस कचरे के प्रबंधन का पहला कदम है सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कचरे को जैविक बायोडिग्रेडेबल और अजैविक नॉन बायोडिग्रेडेबल में अलग करना। इससे पुनर्चक्रण और निपटान आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लास्टिक वेस्ट से सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी यह सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होते। यह मिट्टी, पानी और समुद्री जीवन के लिए घातक है। क्वेश्चन नंबर 21, अर्बन स्लम एरिया में प्रमुख पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओवरक्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन। शहरी झुग्गियों में भीड़-भाड़, गंदगी और सीवेज की कमी प्रमुख समस्या है। इससे टीबी, डायरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती है। हर टॉपिक के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछो। क्यों? जब आप क्यों समझ लेते हैं तो मेमोरी ऑटोमेटिक बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, रूरल एरियाज में मुख्य हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ सेफ वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की कमी के कारण जल जनित रोग जैसे डायरिया और हैजा अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, WHO के अनुसार सैनिटेशन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक कंडीशन फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन। सैनिटेशन का अर्थ है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छ परिस्थितियों का रखरखाव, जैसे स्वच्छ पानी, कचरा प्रबंधन और खुले में शौच से बचाव। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशा वर्कर एंड विलेज हेल्थ कमिटी। सामुदायिक भागीदारी में आशा वर्कर्स, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज प्रमुख है, जो जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया में हेल्थ फॉर ऑल किस वर्ष का लक्ष्य था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 2000। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 का लक्ष्य एल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में WHO द्वारा रखा गया था। इसका उद्देश्य था सभी लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर आज के सवालों ने आपकी तैयारी को थोड़ा भी आसान बनाया है तो कमेंट में लिखिए, मैं रुकूंगा नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो में जब मैं टॉप 25 पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। याद रखिए, जो रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है वही एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है।